हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। हम लेकर के आ गए हैं पॉलिटी के कुछ विशेष प्रश्नों की ये सीरीज। जो प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई, एमपीएसआई, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और बिहार दरोगा अन्य सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पॉलिटी की ये चाणक्य एक्सप्रेस में ऐसे प्रश्नों को कवर किया जाता है जो पिछले परीक्षाओं में आए हैं और आगे भी आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो अभी आने वाली है परीक्षा यूपीएसआई, जो कि 15 सितंबर से इसके फॉर्म भरने की डेट आ गई है। तो बहुत जल्दी ये परीक्षा प्रक्रिया भी बता दी जाएगी। दिसंबर में यहाँ तक पेपर बता दिया गया है कि दिसंबर पेपर कराया जाएगा। तो हम करेंगे तैयारी इस चाणक्य एक्सप्रेस के साथ। पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। तो प्रश्न वही जो परीक्षा में आएंगे और आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। तो बिना समय गवाए चलते हैं पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस पर। तो प्रश्न नंबर एक क्या कहता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा। यूपीपीसीएस, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी अन्य सभी एग्जामों में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप खुद ही देख सकते हैं कि जब इतने सारे परीक्षाओं में आया है तो आप पहले एक बार प्रश्न को समझ लीजिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य यानी राज्यसभा के सदस्य हैं तो क्या होगा। ऑप्शन ए है वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में मत नहीं दे सकते हैं अपने पक्ष में। ऑप्शन बी कहता है वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते हैं। ऑप्शन सी कहता है वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। और ऑप्शन डी कहता है उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ के बाद 6 माह के भीतर निम्न सदन की सदस्यता पाना अनिवार्य है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि ए सही है। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष पर मत नहीं दे सकते हैं। देखिए, वे निम्न सदन में बजट पर बोल नहीं सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। वे निम्न सदन, उच्च सदन कहीं पर भी बजट में बोल सकते हैं। और आपको यह भी बता दिया जाए कि बजट केवल निम्न सदन यानी कि लोकसभा में आता है। और सी ऑप्शन है वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं, वे किसी भी सदन में वक्तव्य दे सकते हैं। तो ये भी गलत हो जाता है। और डी है उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ के बाद 6 माह के भीतर निम्न सदन की सदस्यता पाना अनिवार्य है। ये भी गलत है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो ऑलरेडी सदस्य होंगे तभी तो प्रधानमंत्री बने, नहीं तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाते। तो इसका आंसर है ए, यानी कि वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अगला। और ये आपको जो विवरण मैंने आपको बता दिया है। तो प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है। निम्न में से कौन 2 बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। नहीं शब्द पर गौर कीजिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। पिछली बार सीपीओ एसएससी में ये प्रश्न आया हुआ था और बच्चों ने बिना ऑप्शन देखे ए लगा करके चले आए हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं पर गौर नहीं किया। उन्होंने ये पढ़ा कि कौन 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 4 बार रहे हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा करके चले आए थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। तो आइए इसके बारे में संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू 1947, 1952, 1957 और 1962 में भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तो 1947 में जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ऑप्शन भी है जो इंदिरा गांधी के बारे में आपको बता देते हैं। इंदिरा गांधी 1966, 1971, 1980 में भारत की प्रधानमंत्री रही हैं, यानी कि 3 बार भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का दर्जा भी इंदिरा गांधी को दिया जाता है। और अगला ऑप्शन जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996, 1998, 1999 में भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी केवल 1 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल क्या है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल है 1964 से लेकर के 1966 तक में। देखिए, 2 लोगों की मृत्यु के बारे में बहुत संशय है। एक है लाल बहादुर शास्त्री और एक है सुभाष चंद्र बोस। तो अभी तक ये संशय बना हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई थी। तो ये अभी तक ये संशय बना हुआ है। शिमला समझौता के समय पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। तो अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि कोई तथ्य पर सही तरह से बोल नहीं सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई थी। अभी तक ये राज ही बना हुआ है। तो प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो तो राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा। यानी राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उस समय राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है ये। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए कहता है राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन बी कहता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी कहता है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन डी कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश।
और ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है और प्रश्न में ही आपको बता दिया गया है कि उपराष्ट्रपति उपस्थित ही नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष कभी राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण नहीं कर सकता है और भारत का महान्यायवादी का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो बचे कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसा हुआ कब था? हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और इसमें भी बता देते हैं आपको। तो ऐसी स्थिति भारत के सीजीआई इस पदभार को ग्रहण करेंगे और ऐसा 1969 में हुआ था, जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। तब वो उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? बीवी गिरी थे। उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार तो संभाल लिया, परंतु इंदिरा गांधी जी ने उन्हें चुनाव में अपना प्रतिनिधि बना दिया, राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? उपराष्ट्रपति का पद त्याग दिया। जब उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद त्याग दिया तो राष्ट्रपति का पद तो अपने आप ही चला गया। तो इस स्थिति में जो है राष्ट्रपति का पद जो है वो फिर से खाली हो गया और उस समय जो है भारत के सीजीआई थे एम हिदायतुल्लाह। तो एम हिदायतुल्लाह ने उस समय भारत के राष्ट्रपति का कार्यवाहक जो है पदभार ग्रहण कर लिया था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी? यूपी पुलिस 2018 का प्रश्न है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए कहता है आर्टिकल 51, ऑप्शन बी कहता है आर्टिकल 52, या फिर ऑप्शन सी कहता है आर्टिकल 53, या ऑप्शन डी कहता है आर्टिकल 54। तो इसका आंसर है सी, यानी कि आर्टिकल 53। तो आइए जानकारी ले लेते हैं। तो आर्टिकल 51 जो है वो डीपीएसपी से संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित तो है ही नहीं। आर्टिकल 52 जो है वो राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। आर्टिकल 53 यह बताता है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो अपना आंसर बनता है आर्टिकल 53, यानी कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। यह कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल 53 बताता है। आर्टिकल 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? एमपीएसआई 2016 का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन बी कहता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन सी कहता है रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, ऑप्शन डी कहता है भारत के किसी भी भाग में आपातकाल लागू करने का। तो इसका आंसर है बी, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है। उनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और यह राज्यपाल का संवैधानिक अधिकार होता है। इसके लिए वो राष्ट्रपति से नहीं पूछेगा, यानी कि जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो अपना आंसर हो जाता है बी। और आपको ये पता है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर तो राष्ट्रपति होता ही है और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और भारत के किसी भाग में आपातकाल लागू करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, ना केवल किसी भाग में बल्कि पूरे भारत में भी आपातकाल जो है वो राष्ट्रपति ही लागू करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या कहता है? तो निम्न में से कौन सा व्यक्ति भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश और भारत का उपराष्ट्रपति भी रहा है? काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपीपीएससी 2018 देखिए हाई लेवल के एग्जाम में जो आए हैं हमने उनको भी कवर किया है, यूपीएसआई में भी जो आए हैं मीडियम लेवल में हमने उनको भी कवर किया है, और यूपी पुलिस और बिहार पुलिस कांस्टेबल जो आए हमने उनको भी कवर किया है। यानी कि पेपर किसी भी लेवल का आ जाए आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटे, ये हमारा ध्येय है, यही सक्सेस जंक्शन का उद्देश्य है। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा व्यक्ति भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश और भारत का उपराष्ट्रपति भी रहा है? तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या फिर ऑप्शन डी है एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह जो हैं वो 1969 में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। उस समय वे जो सीजीआई भी थे भारत ये अपने भारत के, और बाद में वे उपराष्ट्रपति भी बने थे। तो आपका आंसर बनता है आंसर नंबर डी, यानी कि एम हिदायतुल्लाह। तो प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? लोकसभा राज्यसभा में गण पूर्ति की संख्या कितनी होती है? यूपीएसआई में आया है, यूपी लेखपाल में आया, एमपी पुलिस में आया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि लोकसभा या राज्यसभा में गण पूर्ति की संख्या कितनी होती है, यानी कि जिसे हम कोरम भी कहते हैं। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए कहता है कुल सदस्य संख्या का 1/15, ऑप्शन बी कहता है कुल सदस्य संख्या का 1/10, ऑप्शन सी कहता है कुल सदस्य संख्या का 1/12, या फिर ऑप्शन डी कहता है कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो इसका आंसर है कुल सदस्य संख्या का 1/10। देखिए आर्टिकल 100 के तीसरे पार्ट में बताया गया है कि लोकसभा या राज्यसभा में गण पूर्ति, जिसे कोरम भी कहते हैं, वो कुल सदस्यों का 1/10 भाग होती है। देखिए कोरम का मतलब ये होता है कि अगर कुल सदस्यों के 1/10 भाग अगर उपस्थित नहीं है तो सदन की कार्यवाही चलेगी ही नहीं, यानी कि सदन की बैठक ही नहीं होगी। 1/10 लोग उपस्थित नहीं है, यानी कि 100 लोग हैं अगर, उसमें से 10 लोग अगर उपस्थित नहीं हुए तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। और साथ ही साथ जो विपक्षी दल होता है, जिस अगर आपको किसी सदन में विपक्षी दल का प्रतिनिधित्व करना है तो उसके लिए भी आपकी जो सदस्य संख्या है वो 1/10 तो होनी ही चाहिए।
तो ये प्रश्न आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो लोकसभा का कार्यकाल यानी लोकसभा के कार्यकाल के बारे में पूछा गया। एमपी पटवारी 2016 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन देखते हैं, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑप्शन बी कहता है एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी कहता है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन डी कहता है आपातकाल में एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर है सी, यानी कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। तो इसका विवरण कहाँ दिया गया है आर्टिकल संविधान में, तो आइए देखते हैं। तो आर्टिकल 83(2) से लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के अनुसार एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के प्रवर्तन में न रहने पर, अगर आपातकाल नहीं लगा है तो उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो इसी से रिलेटेड थी, उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको ये प्रश्न अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? दिल्ली एसआई 2018 का प्रश्न है ये, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है 1949 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी 1950 में, या फिर ऑप्शन डी है 1954 में। तो इसका आंसर है 1952, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आइए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह जो चुनाव हुआ था वो कुल 489 सीटों के लिए हुआ था, और लोकसभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, प्रोटेम स्पीकर। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी एग्जाम में मुझे देखने को मिला है, मैंने जब पेपरों का एनालिसिस किया है, साइट पर जाकर के मैंने जब पेपर डाउनलोड करके देखा है, तो ये प्रोटेम स्पीकर के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है और बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज रहे कि प्रोटेम स्पीकर होता आखिर क्या है। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए कहता है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना होता है इसका कार्य, या फिर सदस्यों को शपथ दिलाना होता है, या फिर सी है स्थानापन्न रूप में स्पीकर का कार्य करना होता है जब स्पीकर के चुनाव की संभावना नहीं होती है, या फिर ऑप्शन डी है केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्र को चेक करना होता है कि वे सही हैं या गलत हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य जो होता है वो प्रोटेम स्पीकर का होता है। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में आइए जानकारी ले लेते हैं। तो स्पीकर के चुनाव के पूर्व सदन के सामान्यतः सर्वाधिक वरिष्ठ जो सदस्य होता है, मतलब जो सबसे बड़ा होता है उस समय, सामान्यतः उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो उसका कार्य क्या होता है, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है। यानी जब तक जो स्पीकर है लोकसभा अध्यक्ष, उसका चुनाव नहीं हो जाता है, जब तक लोकसभा अध्यक्ष अपनी सीट पर नहीं बैठ जाता है, तो तब तक जो है वो सदन की अध्यक्षता करेगा, और जो नए निर्वाचित सदस्य आए हैं चुन करके जनता के द्वारा, उनको शपथ दिलाने का कार्य प्रोटेम स्पीकर का रहता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा आने वाले परीक्षाओं में। तो प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यूपीपीएससी 2018 का प्रश्न है ये, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे सक्सेस जंक्शन पर जो आपको पहले कभी नहीं दिखे हैं, अगर दिखे हैं तो सिर्फ परीक्षाओं में दिखे हैं, और लोगों की हवाइयाँ उड़ गई हैं क्योंकि वे प्रश्न पहले देखे ही नहीं थे। तो ऐसे प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है कि अब जो आप जाएंगे पेपर देने के लिए, अगर सक्सेस जंक्शन पर तैयारी करके जाएंगे, 2 बार 3 बार ये वीडियो देख करके जाएंगे, तो कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो चलते हैं, प्रश्न क्या कहता है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वे कौन है? तो ऑप्शन ए है जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी है जीबी पंत, ऑप्शन सी है सीडी देशमुख, और ऑप्शन डी है मीरा कुमार। तो इसका आंसर है ए, यानी कि जीवी मावलंकर। तो इसके बारे में जानकारी भी ले लेते हैं प्रश्न के बारे में। तो 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों के द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, जी हाँ ये प्रथम अध्यक्ष रहे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जीबी मावलंकर का पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। इनके विरुद्ध जो है वो आचार्य जेबी कृपलानी के सहित विपक्ष के 21 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। तो इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव जो है, इस पर छानबीन हुई, जांच हुई और पाया गया कि ये गलत है, और यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को अस्वीकृत कर दिया गया था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, तो राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोग राज्यसभा को लोकसभा पढ़ जाते हैं और आंसर लगा करके चले जाते हैं, जबकि आइए इसमें कुछ ट्विस्ट है इस प्रश्न में। तो आइए देखते हैं, बिहार एसआई 2018 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी स्पीकर द्वारा, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है किसी के द्वारा नहीं। तो इसका आंसर है डी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा की बात की गई, गौर से पढ़िए, राज्यसभा की बात की गई है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, बल्कि उसके 1/3 सदस्य जो हैं वे प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं,
और आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो राज्यसभा है उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये कार्यकाल 2 वर्ष नहीं होता है, ये कार्यकाल जो उनका होता है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन कुछ इस तरह समायोजित किया गया है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वे कौन है। एमपीएसआई 2016 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए कहता है जयललिता, ऑप्शन बी है नरगिस दत्त, ऑप्शन सी है देविका रानी या फिर ऑप्शन डी है हेमा मालिनी। तो इसका आंसर है बी यानी कि नरगिस दत्त। तो आइए जानकारी लेते हैं। तो नरगिस दत्त पहली अभिनेत्री थी जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। इनका कार्यकाल जो है 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक था। तो यानी कि जो पहली अभिनेत्री थी वे थी नरगिस दत्त। तो प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 कहता है यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा। यानी जो वर्तमान सरकार है अगर वो राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो क्या होगा। यूपीएआरओ 2018 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए कहता है क्या प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देंगे, संसद क्या भंग हो जाएगी, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से कुछ नहीं। देखिए राज्यसभा की बात की गई है और जो सरकार होती है वो लोकसभा के द्वारा चलती है, यानी कि जनता की चुनी हुई सरकार होती है वो लोकसभा में होती है। तो आइए जानकारी लेते हैं। तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि आर्टिकल 75 का तीसरा भाग यह कहता है कि सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। हाँ, अगर लोकसभा में सरकार पराजित हो जाती है तो मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कुछ भी नहीं होता है। आते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 जो आखिरी प्रश्न है, तो भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन कराना अनिवार्य है। यूपीएसआई 2016 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए भारत की संसद के द्वारा, ऑप्शन सी कहता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा और ऑप्शन डी कहता है भारत के वित्त मंत्री के द्वारा। तो इसका आंसर है बी यानी कि भारत की संसद के द्वारा। देखिए संचित निधि में धन एकत्रित करके रखा जाता है, तो कोई भी सरकार अपने मनमाने तरीके से धन वहां से नहीं निकाल सकती है, तो पहले संसद से अनुमोदन करवाना अनिवार्य होता है। तो संसद अनुमोदन करती कैसे है इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 में संचित निधि का उल्लेख है। यह प्रश्न भी कई बार देखा गया है कि संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया है। सरकार को संचित निधि से अगर धन निकालना है तो धन निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। और संसद ये अनुमति कैसे देती है, तो संसद जो है वो आर्टिकल 114 के तहत विनियोग विधेयक के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है। प्रश्न पूछा जाता है कि विनियोग विधेयक का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो विनियोग विधेयक का वर्णन आर्टिकल 114 में किया गया था। ये थे 15 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको देखने में ये 15 लग रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन को लेकर के चाहिए तो 15 × 4 कर दीजिए तो 60 प्रश्नों को हमने यहाँ पर आपको कवर कराया है। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे और आप पिछले आते भी रहे हैं पिछली परीक्षाओं में। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो बगल में जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर दबा करके और घंटी के बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिए। तो आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तो इसके बाद आने वाला है हिंदी की हिंदी एक्सप्रेस। तो जो बाकी के जो प्रश्न की श्रृंखलाएं चल रही हैं, जैसे कि पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस आज हो गई, हिंदी की हिंदी एक्सप्रेस कल होगी और उसके बाद 440 वोल्ट करंट अफेयर्स एक्सप्रेस वो परसों आएगी। तो परसों जो करंट अफेयर एक्सप्रेस आने वाली है उसमें हम अगस्त माह का राउंड 2 कवर करेंगे, रैपिड फायर राउंड 2 कवर करेंगे उसमें, और राउंड 1 ऑलरेडी हो चुका है। तो आप करंट अफेयर के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, यही करंट अफेयर आप 2-3 बार पढ़ के जाइए, सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हिंदी की हिंदी एक्सप्रेस में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात का और ध्यान रखिए कि भारत जो है वो कोरोना से लड़ रहा है, तो कोरोना से भारत को मुक्त कराने में अपना सहयोग दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क को हमेशा लगाए रखिए। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में हिंदी की हिंदी एक्सप्रेस में। तो तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने हर सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर भेजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।